साथियों नमस्कार। साथियों आजकल जिया और रहमान बर्क काफी चर्चा में हैं और ये संभल के एमपी हैं, सपा के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। और अभी संभल में जो हिंसा हुई थी उन उस हिंसा में इनका नाम जुड़ा हुआ है और माना जा रहा है कि इन्होंने लोगों को भड़काया और बाद में उन लोगों का बचाव भी कर रहे थे। अब इन्होंने एक गलती कर दी। ये भूल गए कि ये यूपी में है। ये भूल गए कि इस समय यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है। उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसी हिमाकत कर दी जिसकी वजह से अब इनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जी। और जिया और रहमान बर्क हैं कौन, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। इनके दादाजी थे, उनका नाम था शफीकुर रहमान बर्क। ये काफी ज्यादा जाने जाते थे एंटी इंडिया स्लोगन के लिए। जी हाँ, ये भी सांसद रहे हैं और ये वो व्यक्ति हैं जो संसद में वंदे मातरम चलने के दौरान वहां से निकल के चले जाते थे, कहते थे कि ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। ये वही हैं जो ये कहते थे कि तालिबान शासन जो अफगानिस्तान में आया है वो ठीक है, वो होना चाहिए, वहां पे वही होना चाहिए। और ये वही थे जो राम मंदिर का भी अपोजिशन करते थे। मतलब इस तरह का इनका हिसाब किताब रहा है। और ये खुद को, ये जो बर्क साहब हैं, बाबर का वंशज बताते थे, बाबर की औलाद बताते थे। वही बाबर जिसने भारत में आक्रमण किया, भारत में किस प्रकार से उसने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया, उन सब के बारे में बखान करते थे ये लोग। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस समय इनका बखान बिल्कुल चरम सीमा पे था। अब जब सरकार नहीं है उसके बावजूद भी ऐसी हिमाकतें हो रही हैं, तो आप सोचिए कि जब सरकार थी तब क्या होता था। अब मैं आपको इनकी हिमाकत बताता हूं एक एक करके। जैसे ही संभल में हिंसा हुई, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुई तो आपको पता है उसके बाद क्या होगा। इनके मकान की जांच हुई। सरकार ने पाया कि मकान नक्शे के हिसाब से नहीं बना और मकान के बाहर जो सिड्डियां बनाई हुई हैं वो अवैध हैं। तो भाई जाहिर सी बात है बुलडोजर जाएगा। बुलडोजर ने जाकर के इनके मकान के आगे की सिड्डियों को तोड़ दिया और अभी 15 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया है कि अपने मकान का जो नक्शा है उसको सिद्ध करें कि आपने सही बनाया है कि नहीं, वरना उसका भी नंबर आ जाएगा। पहला। दूसरा, बिजली विभाग भी उनके साथ गया हुआ था जब जांच चल रही थी। तो बिजली विभाग ने यह पाया कि जो संभल का इलाका है, दिया सराय करके ये जोन जो है, यहाँ पर 80% जो लोग हैं विशेष समुदाय के रहते हैं। जाहिर सी बात है किस समुदाय के होंगे आपको पता है। और इन लोगों ने बिजली को चोरी करके अपने आप ही एक छोटा सा बिजली घर बना रखा था, जहां से लगभग 1200 लोगों के घर में बिजली जाती थी, वो भी चोरी की। इनमें सबसे बड़ा जो बिजली चोर था वो यही है, जिया उर रहमान बर्क। और जिया उर रहमान बर्क पर अब सरकार ने या बिजली विभाग ने 1,90,00,000 का फाइन लगाया है बिजली चोरी का। इनका 3-4 मंजिल का मकान है, न जाने कितने एसी हैं, न जाने कितनी मशीन्स हैं। सोचिए न जाने कितने दशकों से बिजली चोरी कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ का बिजली के बिल का फाइन लगाया है। 15 दिन का टाइम दिया कि इसे जमा कर दो, वरना देख लेना। जब मीटर की जांच हुई तो मीटर में बिल्कुल जीरो रीडिंग दिखाई दी। जब बिजली के बिल की जांच हुई तो उसमें लिखा है कि जीरो बिल आता है इनका। तो जाहिर सी बात है कि फिर कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई करने के लिए बिजली विभाग के लोग इनके घर पे गए, इनके मोहल्ले में गए, तो साथ में पुलिस फोर्स ले जानी पड़ी। और न जाने सैकड़ों पुलिस वाले साथ में गए, पूरी फौज थी, सब कुछ था। देखिए किस तरह से। और इसके बावजूद भी इनके जो पिताजी हैं, यानी कि जिया उर रहमान बर्क के पिताजी, कल खुलेआम अधिकारियों के बीच, पुलिस वालों के बीच उनको धमकी दे रहे थे कि एक बार सरकार जाने दो, तुम्हारा कवाड़ा कर देंगे। ये धमकी दी गई है साहब, तब जब अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस की पूरी फोर्स मौजूद है और ये सब के सब कल्प्रिट हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है उसके बावजूद। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब ये हिम्मत है, जब नहीं थी तब क्या होता होगा। आपको जैसा कि पता है, जब से सपा के 37 सांसद जीते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, तब से सपा में एक अलग ही लेवल का जोश है। और उस जोश के चलते इनके जितने भी गुर्गे हैं अलग ही छटके बाहर आ रहे हैं। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं तो अलग ही आदमी पकड़ा जाता है। तो अभी आपको पता होगा कुछ महीने पहले जो फैजाबाद से सांसद जीते हैं, उन सांसद का भी एक राइट हैंड था, उसका नाम था मोहिद खान, अभी भी है। उस पर आरोप लगा था कि 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था लंबे समय से। बच्ची ने घर में जब बताया तो घर वालों ने जांच कराई तो पाया कि गर्भवती है। उसके बावजूद भी सपा के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इसका डीएनए जांच कराइए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मोहित खान अपराधी है। ये मोहित खान वही है जो फैजाबाद अयोध्या से जीते हुए सांसद का राइट हैंड है, अवधेश प्रसाद का। और अवधेश प्रसाद वही है जिसको एज अ ट्रॉफी लेकर के अखिलेश यादव जगह जगह घूमते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो हमने अयोध्या में कैसे हरा दिया बीजेपी को, देखो कैसे हरा दिया, तुम राम मंदिर बना के भी कुछ नहीं कर पाए। ये हाल है। और बाद में जब जांच हुई तो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब बाद में जांच हुई उसमें तो कुछ निकला नहीं। जांच में निकला है।
उस लड़की के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया था। उस लड़की का वीडियो भी बनाया गया था, उसको बार बार ब्लैकमेल भी कर रहे थे। वीडियो बनाया था मोहित खान के ड्राइवर ने, और बाद में ये भी पता चला है डीएनए की जांच में कि ड्राइवर भी इस दुष्कर्म में शामिल था। अब ये देखिए आप, बहरहाल वो एक अलग न्यूज़ है। तो इन्होंने जो धमकी दी वो इन्होंने दी, उसके बाद ये और ज्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है कि तुम बड़े सेफ घूम रहे थे, आ जाओ तुम भी आ जाओ। जब ये फंसते नजर आए तो उन्होंने जो पुराने कर्म किए थे अब वो चीजें भी खुलने लग गई सामने। इन्होंने कुछ समय पहले, देखिए, अ, इन्होंने कुछ समय पहले अपनी स्कॉर्पियो से एक बाइक वाले को कुचल दिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके जो परिजन हैं उन्होंने भी आकर के एफआईआर लिखा दी है कि कुछ महीने पहले ऐसा ऐसा हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ था। इन लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, गाड़ी हम नहीं चला रहे थे, ड्राइवर चला रहा था, जैसे बड़े लोग करते हैं, आपको पता है। आप कहेंगे कि इतने पुराने केस को अब क्यों लेकर के आए वो लोग। भाई आदमी में हिम्मत नहीं होती, आप समझिए। जो अधिकारियों के बीच ऐसे कह रहा है कि एक बार सरकार जाने दो, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, वो जनता से क्या कहता होगा, आप इस चीज का अंदाजा लगाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति हैं, वो सीएम हैं, जिसके आगे आप चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कितने बड़े गुंडे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आप विकास दुबे हो, चाहे आप मुख्तार अंसारी, कोई भी हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कई लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को देख करके ऐसा कर रहे हैं या मुसलमानों के विरोध में ही ऐसा होता है। तो आप बताइए विकास दुबे कौन था, कौन था? और अगर आप एनकाउंटर की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें ज्यादातर हिंदू मिलेंगे आपको। योगी का सीधा कहना है कि भाई कानून व्यवस्था ठीक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक होती है तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं जो प्रदेश में पैसा लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। उन्हें लगता है कि हाँ यूपी में कानून व्यवस्था ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगा लें तो हमें कोई डर नहीं है। यूपी बिहार में लंबे समय से इंडस्ट्रीज इसलिए ही नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जोन्स अलग अलग गुंडों के नाम पर बटे हुए थे। आपने मिर्जापुर सीरीज देखी होगी, कालीन भैया आपको याद होंगे, जिस तरह से उन्होंने मिर्जापुर में पूरा तांडव मचाया हुआ है जो सीरीज है, ऐसा ही तांडव यूपी में अलग अलग जोन्स में अलग अलग गुंडे मचाया करते थे। और अभी जो छट छट के 4-5 सामने आए हैं मामले पिछले कुछ महीनों में, ये तो सिर्फ 4-5 हैं। जब ये कुछ कांड कर देते हैं तो सामने आ जाते हैं, न जाने ऐसे कितने होंगे, आप इसका अंदाजा लगाइए। अब आप कह रहे होंगे कि भाई बिजली चोरी हो रही थी, क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही थी? सरकार क्या कर रही थी? सरकार को सब पता रहता है कि यहाँ पर जामा मस्जिद है तो जाहिर सी बात है बिजली चोरी होकर के जा रही होगी, कहीं कहीं मंदिरों में भी जा रही होती है, सरकार जाने देती है। आज भी प्रदेश में कई मस्जिदों में, मंदिरों में और कई ऐसे स्थलों पर बिजली फ्री में जा रही होगी, नो डाउट, सरकार कुछ नहीं कहती। लेकिन जब आप मुफ्त में बिजली भी ले रहे हो, अपने धर्म का प्रसार भी कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उदम भी कर रहे हो और चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो, तो फिर सरकार भी बता देगी हम क्या है। हमारे देश में अगर आप नक्शा लेकर के घूमें और चेक करें कि कौन सा घर अवैध है कौन सा नहीं है, तो 99% घर अवैध मिलेंगे आपको, 99%। अगर सरकार तोड़ नहीं पाए तो सब तोड़ दे फिर तो। पर ऐसा सरकार नहीं करती, सरकार कहती है ठीक है तुमने बना लिया, रह रहे हो, बस्ती बन गई, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उधम करोगे तो गड़बड़ होगी। ऐसा ही उधम किया करता था एक जमाने में आजम खान, अगर आपको याद हो तो। देखिए, हाँ ये और बता दूं मैं कि ये जो बर्क हैं इस समय हाईकोर्ट गए हुए हैं, अपने लिए बचाव की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इनसे जो है बदले की भावना से काम कर रही है। और ये बर्क साहब हैं जिया और रहमान, इन्होंने अमित शाह से भी टाइम मांगा है कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम दे दिए, हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है। अब वो अमित शाह के ऊपर, अमित शाह को मिलना है या नहीं मिलना। बहरहाल मैं आजम खान की बात कर रहा था, तो एक टाइम था आजम खान का भी ऐसे ही आतंक था इस प्रदेश में। सपा के नेता रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, सब रहे हैं। आजम खान इस लेवल का अपराधी था कि वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने खुलेआम ये बोला था कि भारत माता तो डायन है, भारत को डायन कहने वाला व्यक्ति था वो। आजम खान खुलेआम जयाप्रदा के कपड़ों पर, बाबा साहब अंबेडकर पर, न जाने किस किस पर टिप्पणी कर देता था, जो मन में आए वो बोल देता था। बाबा साहब के बारे में तो उसने ये तक बोला था कि बाबा साहब जो ऐसे, उनका बाबा साहब का स्टैचू होता है, ऐसे उंगली किए होते हैं, तो उसका कहना था कि प्रदेश में हर जगह पर एक ऐसी मूर्ति लगी हुई है जो इस तरह से इशारे करती है, और उस इशारे का मतलब होता है कि सामने वाली सरकार की जमीन है उस पर कब्जा कर लो। इस तरह से बाबा साहब का मजाक उड़ाते थे ये लोग, और सरकारी जमीन का मजाक उड़ाते थे, और ये बताने की कोशिश करते थे कि किस लेवल के गुंडे हैं। और जब ये इस तरह का बयान देते थे, वक्तव्य देते थे, तो उसका बचाव भी करते थे अखिलेश, जब वहां के सीएम थे यूपी के, बचाव करते थे। आजकल अखिलेश यादव जो है बाबा साहब की फोटो लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी की तरह। ये इन्होंने क्या किया पास्ट में, जरा आप देखिए जाकर के किस तरह के बयान देते थे, जरा देखिए। आजम खान ने न जाने कितनी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, न जाने कितनी बिजली चोरी, मतलब हर तरह का, भेड़ बकरी गाय भैंस कुछ नहीं छोड़ा उनने,
सब चोरी, ये भी चोरी, वो भी चोरी, सब चोरी। गुंडागिर्दी चरम सीमा पे थी। उस आजम खान ने कोशिश भी करी थी योगी आदित्यनाथ पर हमला कराने की, और योगी की जो पूरी उस समय छवि हुआ करती थी, वो एकमात्र ऐसी छवि थी कि एकमात्र ऐसा नेता पूरे यूपी में जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। जब मुख्तार अंसारी AK-47 लेकर के जीपों में खुलेआम घूमता था यूपी में, तब कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी को रोक ले। योगी ने तब कहा था, MP थे योगी, 2005 के आसपास की बात है, योगी ने कहा था जिसको मेरे साथ आना है आओ, मैं तो अकेला जा रहा हूं इस अंसारी को रोकने के लिए। तब योगी जी के पीछे पीछे काफिला गया था उसको रोकने के लिए, और योगी जी ने रोका था उसे। इन्हीं योगी जी पर हमला कराने के लिए आजम खान ने पूरे प्रयास किए थे, जिसके बाद आपको याद होगा जब योगी जी की सुरक्षा बहुत खतरे में पड़ गई थी, तब वो एक बार संसद में रोए भी थे, वो आजम खान की वजह से। योगी के दिमाग में सेट था कि जिस दिन मौका मिला इस आजम खान को देख लूंगा। और आज आजम खान सब परिवार, पूरे परिवार के साथ जेल में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। उसकी संपत्तियां जब्त हो गई हैं, सब कुछ जब्त हो गया, उसने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ना जाने क्या क्या बना रखा था। और यही आजम खान इस प्रकार का व्यक्ति था कि ये किसी के बाद, जय पर्दा सांसद हुआ करती थी, उनके अंडर गारमेंट्स के कलर के बारे में बोल देता था। इस तरह का ये व्यक्ति था। तो इसका क्या हाल किया था योगी ने, या क्या हाल किया हुआ है इस वक्त, आप सबके सामने है। यूपी में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस तरह से ये लोग बयान देते हैं, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, बिजली चोरी का मामला, हिंसा का मामला, स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला, और फिर जिस तरह से गुंडागर्दी इनकी है, जिस तरह से इनके दादा जन बयान देते थे, जिस तरह से इनके नेता जन बयान देते हैं, उससे अगर आपको ये आइडिया लग पा रहा है कि इनका शासन किस प्रकार का था, तो अच्छा है। अगर अब भी आपको आइडिया नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि साहब हम झूठ बोल रहे हैं, तो भगवान ना करे कभी अगर इनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो आपको यकीन दिला देगी कि थे क्या। पूरी समाजवादी पार्टी में न जाने ऐसे कितने नेता थे, ऐसे बीजेपी में भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत दूध की धुली हुई है, बीजेपी में भी है, बसपा में भी थे। लेकिन जो इनको खुला हाथ फ्री हैंड सपा में मिला हुआ था, या जिस तरह की ये हरकतें कर लेते हैं, ऐसा कभी बीजेपी में नहीं मिला होगा। हर पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लिप्त होती है उल्टे सीधे कामों में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हम सपोर्ट कर सकते हैं उस नेता की इंटेंशन को, जो भले ही अकेला सही लड़ तो रहा है इन चीजों से। आप किसी पर कोई भी उंगली उठा सकते हैं, आप मोदी जी की इंटेंशन पर उंगली नहीं उठा सकते कि वो देश का विकास चाहते हैं, आप योगी जी की इंटेंशन पर उंगली नहीं उठा सकते कि वो प्रदेश का विकास चाहते हैं, कानून व्यवस्था को ऊपर रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा एनालिसिस करे तो ये नहीं कह सकता कि योगी जी भेदभाव करके राजनीति करते हैं या भेदभाव करके डिसीजन लेते हैं ना। कोई स्कीम है तो उसका लाभ सबको मिलता है, कोई गुंडागिर्दी करता है तो उसे सजा सबको मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी मजहब का हो। बाकी पार्टीज ये नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरी बातों में आओ, मैं इसलिए हर बार लिंक्स लेकर के आता हूं और बाकायदा न्यूज़पेपर की आपको वेबसाइट दिखाता हूं, कटिंग्स दिखाता हूं, जिससे आपको यकीन रहे कि जो बोल रहे हैं वो सत्य है, ऐसा हुआ है। आज ये लोग बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, इन सब चीज़ों के नाम पर हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक मकसद है, इनके वोट बैंक को प्लीज करना। इनका जो वोट बैंक है वो बना ही इस बेसिस पे है। इनका वोट बैंक ये नहीं चाहता कि डेवलपमेंट हो जाए, या इनके वोट बैंक को ये नहीं पता इकोनॉमिक्स के की परिभाषा क्या होती है, ये कानून व्यवस्था क्या होती है। इनका वोट बैंक ये चाहता है कि बस कैसे भी हमारा नेता सत्ता में आ जाए और हम बस चौड़े होकर के घूमें और हमें कोई फिर बोले नहीं, हम जो चाहें सो करें। इसे अराजकता कहते हैं। तो अराजकता करना चाहता है इनका वोट बैंक, इसलिए इनको सत्ता में लाना चाहता है। इसलिए इनके वोट बैंक से अगर आप बहस करोगे इन फैक्ट्स को लेकर के, तो वो आपको कभी नहीं मानेगा, वो आपको ही दोषी ठहरा देगा, अंधभक्त कह देगा, कुछ ना कुछ कह देगा। पर वो ये कभी नहीं स्वीकारेगा कि ऐसे काम भी हुए, इसको जस्टिफाई कर देगा। आप इनके एक नेता का नाम लोगे, वो आपके दो नेताओं का नाम ले देगा कि देखो उसने भी तो ऐसा किया, उसने भी तो ऐसा किया। पर वो ये नहीं देखेगा कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में चीजें क्या हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यूपी में आज दंगे नहीं हो रहे, या यूपी में लड़ाइयाँ नहीं हो रही, झड़प नहीं हो रही। संभल में भी हिंसा हुई, भले ही एक पक्ष की तरफ से हुई, चलो हुई, केसेस हो रहे हैं, बड़ा प्रदेश है, देश में 140 करोड़ लोग हैं, माना हिंसा होती है, सारी चीज़ें होती हैं। इनसे ज़्यादा अगर रेशियो निकालेंगे तो डेवलप कंट्रीज में होती हैं। अभी जर्मनी में आप देख लीजिए, एक आदमी ने, सऊदी अरेबिया का आदमी था, डॉक्टर था, जर्मनी में रहता था, उसने कार लेकर के क्रिसमस की खरीदी करने आए कई सारे लोग थे, उन भीड़ को कुचल दिया। अभी फ्रांस में दंगे हुए थे कुछ समय पहले। ये सब हर जगह होते हैं, लेकिन भारत की छवि ऐसे बनाई जाती है कि भारत से बुरा कुछ है ही नहीं। तो हमें उसको भी देखना है, कानून व्यवस्था भी ठीक करनी है, और हमें यह भी पता रखना है कि ये लोग अपने वोट बैंक को प्लीज करना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो अभी जेंजी है, जेंजी का मतलब जो बच्चे अभी
18 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के हुए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा है कि समाजवादी पार्टी के टाइम पे शासन क्या था। उन्होंने ये नहीं देखा है कि कांग्रेस के टाइम पे क्या था। उनको नहीं पता कि बसपा क्या करती थी। 2014 में जब रिजीम चेंज हुई केंद्र सरकार की, तब ये बच्चे जो आज 18, 19, 20 साल के हैं, उस वक्त हो सकता है 10 साल के रहे हो, 12 साल के रहे हो, 8 साल के रहे हो। उस समय ने समझ नहीं थी कि यूपीए सरकार क्या थी। ये 2017 में जब यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब उन्हें नहीं पता था। तब वो ज्यादा से ज्यादा 13, 14 साल के रहे होंगे, तो उन्हें नहीं पता था कि अंतर क्या है। अब क्या है, 18 साल क्रॉस करके वो एक वोटर बन चुके हैं, उनको अधिकार मिल चुका है वोट करने का। अब उनके सामने जो है वो है योगी का शासन और मोदी का शासन। उससे पहले का उन्हें नहीं पता, तो उससे पहले का उन्हें आइडिया लग सके, इसलिए कुछ ऐसे इंसिडेंट ला करके हमें चर्चा करनी पड़ती है कि भाई भूल के भी ऐसा ब्रेन वॉश्ड मत हो जाना कि ये शासन दोबारा आ जाए। अभी वाला शासन बेस्ट है हम ये नहीं कह सकते, पर इनसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है, वो भी मेच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, इवॉल्व डेमोक्रेसी नहीं है। यूएसए की, यूके की, फ्रांस की, इनकी डेमोक्रेसी इवॉल्व है। समय के साथ उसमें सुधार आते गए। 100 साल, 200 साल, 150 साल लगे उनकी डेमोक्रेसी को सुधार होने में। हम क्या है कि हम पे 800 साल तक तो राज चलता रहा दूसरों का, और एकदम हमको आज़ादी दे दी गई और डेमोक्रेसी पकड़ा दी गई। तो हमने उस जो राज हम पे हो रहा था, उस राज की मानसिकता से अभी तक नहीं निकल पाए हैं। हम कैसे समझेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी में क्या फॉल्ट है, हमारी डेमोक्रेसी को और कैसे मैच्योर होना है। तो जब तक डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं हो रही, तब तक जो हमारे पास व्यवस्था है, ये पहली व्यवस्थाओं से बहुत बेहतर है। ये अंतर है। हमारे पर जो 800 साल राज हुआ, वो हुआ हमें तोड़ करके। हमारे किसी पुराण में, किसी वेद में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम जातियों में बटे हुए लोग थे। कहीं भी ये नहीं लिखा कि दहेज प्रथा थी। ऐसी कोई कुरीतियां हमारी उसमें नहीं थी, लेकिन जानबूझ के डाली गई, जानबूझ के तोड़ा गया। करते करते आज हमें इतना तोड़ दिया है कि हमारे देश में हिंदू तो कोई है ही नहीं। कोई पंडित है, कोई दलित है, कोई राजपूत है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, हिंदू नहीं है। उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता है, जिस दिन हम हिंदू बनेंगे, हिंदू के बाद फिर हम इंडियन बनेंगे, और जब एज अ इंडियन सोचेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे देश के लिए भला क्या है। तो अभी हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है। एक अंतर और बताता हूँ डेमोक्रेसी का। यूएसए में एलन मस्क बहुत बड़े बिलियनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। खुलेआम ट्रम्प का समर्थन किया उन्होंने, खुलेआम ट्रम्प को जिताने का आह्वान किया, ट्रम्प को डोनेशन भी दिया। और अभी भी दुनिया में ट्रम्प के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली आदमी जो पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं है, वो एलोन मस्क है। और अभी भी एलोन मस्क अलग अलग नेताओं पर टिप्पणी करते हैं ट्रम्प के बिहाफ पर, ट्रम्प की आइडियोलॉजी से मेल खाते हुए। कल जर्मनी पे की उन्होंने टिप्पणी कि जर्मनी जो वर्तमान सरकार है उसे हटाओ, दूसरी सरकार आनी चाहिए, जो राष्ट्रवादी सरकार है वो आनी चाहिए। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो पर कमेंट करते रहे हैं कि इसे हट जाना चाहिए। अब सोचिए कल को अडानी ये करने लग जाए कि मोदी की पूरी स्पॉन्सरशिप मैं ले रहा हूं, जो मोदी कर रहे हैं वो सही है, ऐसा हो जाना चाहिए, तो लोग क्या कर देंगे उस देश में। तो ये अंतर है यूएसए की एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, हमारी एक इमेच्योर डेमोक्रेसी में। तो जिस दिन हमारे अंदर इतनी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, इतनी स्वीकार्यता आ जाएगी कि हाँ, इस देश के उद्योगपति, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, कोई भी हो, ये कोई बुरे लोग नहीं है। भाई पैसा है, पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं, डकैती थोड़ी कर रहे हैं। और हम लोग क्या है कि अडानी को तो गाली दे लेते हैं, पर इन लोगों को जस्टिफाई करने आ जाते हैं, इन लोगों को कैसे भी करके बचाने आ जाते हैं। ये इमेच्योरिटी है। ये मेच्योरिटी जाते जाते ही जाएगी। तब तक जो ऑप्शन अवेलेबल है उस पर हम बेस्ट डिसीजन ले सकें, उसके लिए हमें इतिहास का भी पता होना चाहिए। इसलिए हम ये सारी चर्चाएं करते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो ये जिया और रहमान बर्क है, जिसने बिजली की चोरी करी है, ये जिला विद्युत समिति का अध्यक्ष है। जिला विद्युत समिति यानी कि एक ऐसी समिति जो जिले में यह इंश्योर करती है कि कोई बिजली चोरी ना कर रहा हो। यानी कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने को दिया और बिल्ली ही दूध पी गई। जिसके हाथ में बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी है, वही सबसे बड़े चोर हैं। जय हिंद।